जय हिंद दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कर रहे थे। आज संविधान की प्रस्तावना पढ़ना है। चैप्टर 5। चैप्टर 4 तो 5 है, लेकिन इस सीरीज की श्रृंखला का 6th वीडियो है क्योंकि पहला चैप्टर हम लोगों ने 2 पार्ट्स में किया था। तो वीडियो आपको छठा दिख रहा होगा, चैप्टर आपको 5 दिख रहा होगा। प्रस्तावना क्यों करते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये पीवाईक्यू यूपीएससी के हैं। उद्देशिका प्रस्तावना बात एक ही है। 2024 का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तावना से, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और 2017 में तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। आज के वीडियो से आपको यूपीएससी में क्वेश्चन मिलना तय है, ये कह सकते हैं। हर साल पूछ दिया जाता है, जैसे 23 में पूछा गया, 24 में भी पूछ दिया गया, या हर 2 साल बाद पूछ दिया गया। मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 17 से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह हमने यहाँ पर नहीं डाले हैं। ठीक है, पीवाईक्यू अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करते हुए तो काफी चीजें मिलेगी, उसमें आपको पीवाईक्यू की सीरीज मिल जाएगी। आप देख कर आए, बाकी ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना का परिचय। प्रस्तावना है क्या? जैसे आप लोग कोई किताब खरीदते होंगे, आपने कोई बुक खरीदी होगी, तो उसमें क्या, जैसे एम लक्ष्मीकांत ही ले लो, उसमें पहला चैप्टर क्या पहले पेज से ही शुरू हो जाता है? नहीं, पहले चैप्टर से पहले काफी पेज ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। ठीक है, ऐसे ही ये मान लो संविधान जो है हमारा, उसमें पहले पेज पर एक प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना क्या है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना, संविधान का मुख्य उद्देश्य, हम क्यों संविधान लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना। तो संविधान का मुख्य उद्देश्य बताती है, हमारा उद्देश्य क्या है संविधान लिखने का। फिर दर्शन बताती है, फिलॉसफी क्या है, मतलब संविधान कैसा होगा। कहा जाता है अगर आपको संविधान समझना है, संविधान कैसा है, किस देश का संविधान कैसा है, तो उस संविधान की प्रस्तावना को समझ लीजिए। प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, उद्देशिका। ठीक है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहते हैं। तो उस संविधान की आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान कैसा है। ठीक है, इसकी भावना कैसी है। जैसे पूछते हैं ना, आपकी भावना ठीक नहीं है, फलाने की भावना ठीक नहीं है, तो ये ध्यान रखना, संविधान को समझने से पहले आपको अगर प्रस्तावना मिल जाए तो सिर्फ प्रस्तावना पढ़ लो। आप कह सकते हो क्रक्स, आप कह सकते हो संक्षिप्त। संविधान, जो संविधान के अंदर है वही संविधान की प्रस्तावना में दिखता है। संविधान में न्याय की बात की गई है, संविधान में स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, तो ये सब हमें संविधान के अंदर दिखते हैं। यह संविधान की आत्मा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आत्मा भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं कही है। भीमराव अंबेडकर साहब ने, हम लोगों ने पिछली वीडियोज में पढ़ा है, आर्टिकल 32, जो कि हम अगले चैप्टर, यानी कि अगले चैप्टर मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की प्रस्तावना, सॉरी, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बोला है, अनुच्छेद 32 को। संविधान की आत्मा किसने कहा है, आगे हम देखेंगे। यह संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई और 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू हुई? आप जानते हैं, आपका संविधान, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसकी क्या कहानी है, ये हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। जैसे 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस पहला मनाया गया था, उसकी याद में हम लोग 26 जनवरी को महत्वपूर्ण दिवस मानते थे। तो कहा गया इसको महत्वपूर्ण कैसे मनाएं, क्योंकि 15 अगस्त को तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे हैं, तो 26 जनवरी का क्या करें। तो 26 नवंबर को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, हस्ताक्षर हो गए, तो हम लोगों ने कहा, यानी उस समय संविधान सभा में उपस्थित माननीय जनों ने कहा कि हम कुछ दिन वेट करके 26 जनवरी को संविधान लागू कर देते हैं, जिससे कि 26 जनवरी का जो नाम है वह सबकी जबान पे रहेगा और 26 जनवरी हम लोग एक यादगार दिन के रूप में मनाते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं वह भी हम सॉल्व करेंगे, अभी सब कुछ मिलेगा। अगर आप शांति से बैठे रहेंगे तो
सब कुछ मिलेगा, कुछ छूटता नहीं है इस वीडियो में। 2-2 3-3 घंटे के वीडियो इसीलिए होते हैं क्योंकि कुछ छूटे ना। पहले तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना सबको कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ मतलब रात को कोई जगा कर पूछे, भैया कुछ याद है? तो आप कहना संविधान की प्रस्तावना याद है। 2 का पहाड़ा भूल जाना लेकिन संविधान की प्रस्तावना याद रखना, ठीक है? कुछ येलो कलर से दिख रहे होंगे, कुछ व्हाइट कलर से दिख रहे होंगे, सबका अपना महत्व है। तो पहले तो आपको दिख रहा है हम भारत के लोग। कहानी कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, यानी संविधान को किसने बनाया? भारत के लोगों ने। अब संविधान में सब लोग बैठे थोड़ी थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने। संविधान सभा हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था, तीसरे वीडियो में पढ़ा था। संविधान सभा जो बनी उसमें लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को भेजा था। जैसे इस समय संसद में कोई भी बिल पारित होता है, कोई भी विचार आता है, कोई भी कानून बनता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ही बना रही होती है, क्योंकि भारत की जनता ही लोगों को वहां भेजती है अपना प्रतिनिधि बनाकर कि भाई हमारी जगह पर तुम निर्णय ले लेना। समझ रहे हो आप? जैसे कई बार विदेशों में हमारे भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, वह किसी अन्य मंत्री को भेज देते हैं अपना प्रतिनिधित्व रखने के लिए। यानी वह मंत्री उस देश में जाकर या उस समिट में जाकर जो भी वक्तव्य देंगे, जो भी बात रखेंगे, वह सब हमारे भारत की तरफ से या भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरफ से रखेंगे। ऐसे ही सांसद जो संसद में बैठकर किसी बात पर बोल रहे होते हैं, वह उस एरिया की जनता की तरफ से बोल रहे होते हैं। ऐसे ही तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत हो जाता है। देखो, ये मत सोचना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहीं से शुरू हो गया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इन शब्दों का भी खेल है, इन शब्दों के बारे में भी पूछा जाता है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो इन शब्दों के भी बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण का मतलब है हमारे देश में क्या निर्णय लिया जाएगा वह हमारे देश के लोग डिसाइड करेंगे, किसी अन्य देश में बैठा कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा। मतलब अभी बहुत हल्ला गुल्ला मचा था आपने करंट एग्जाम्पल से। अब देखो, आपके पास क्वेश्चन अगर आ जाए इसी मेंस में 2026 का अगर देना हो या 27 का, इस समय अगर जो मेंस लिख कर आए होंगे और उनके पास अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा या एस्से में आया होगा, तो सभी ने यह एग्जाम्पल कोट किया होगा। सभी ने नहीं, मतलब हाँ, कुछ लोगों ने तो कर ही सकते हैं जिनको याद आ गया होगा कि हमने सिंदूर ऑपरेशन किया, पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया, हम लोगों ने कहा आप अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, हम तो जवाब देते हैं, हम डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ है, हम वार नहीं करते, हम मतलब भारत के लोग। लेकिन एक अन्य देश के बड़े राष्ट्रपति महोदय बोलते 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 50 बना दिए हैं कि हमने सीज फायर कराया। लेकिन भारत के संविधान में लिखा है प्रभुत्व संपन्न। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, अन्य अधिकारीगण कहते रहे भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सीज फायर हुआ है उसमें किसी भी तीसरे देश या व्यक्ति का हाथ नहीं है। पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया हमारे डीजीएमओ के पास और उन्होंने कहा कि हम शांति वार्ता के लिए या सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो अब आपको यही एग्जाम्पल अगर आप लिख कर आएंगे तो सोचो इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। अब एक बार आप पॉलिटी हिस्ट्री से पढ़ लेते हो, उसके बाद कोई आपको बताने बैठेगा क्या कि बेटा ये एग्जाम्पल कोट कर लेना। अब ये नए एग्जाम्पल जो कोट कर लेता है, फिर मैं रैंक 1 वर्तमान की शक्ति दुबे को याद करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे थे वह अपने अलग एग्जाम्पल्स लिखे थे। मैंने मार्केट से जो सोर्सेस मिलते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, कोचिंग के नोट्स होते हैं, वहां से एग्जाम्पल्स नहीं कॉपी पेस्ट किए, इसलिए शायद मेरे नंबर ज्यादा आए। तो आप भी कुछ भी पढ़ें। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्ञान दे रहा है, भाई साहब इसी ज्ञान के 20-20 हजार रुपए लिए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने देखा है यूट्यूब पर, ये जो लोग कहते थे वो सच बात है। फ्री में लोगों को लगता है ज्ञान दे रहा है, फ्री में नहीं पढ़ते, यही 20 हजार रुपए देकर सामने बैठकर पढ़ते।
मैंने सोचा है, हो सकता है आने वाले समय में कहीं मैं भी किसी टी-शर्ट में आपको दिख जाऊँ, खैर, क्योंकि फ्री में नहीं कोई पढ़ता है, मैंने ये देख लिया दोस्त। जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए फ्री चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ, फिर भी मैंने महसूस किया है कि भाई फ्री में लोगों को लगता है कि ऐसे ही है, जबकि 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लासेस हो रही हैं, मतलब आप समझ रहे हो? और रोज़ हो रही हैं, ब्रेक भी नहीं हो रहा, कभी-कभार भले हो जाए, जब व्यूज़ नहीं आते तो लगता है अरे छोड़ो, फिर कहता हूँ चलो कुछ लोगों का तो भला हो रहा है, कुछ लोग तो देख रहे हैं, क्योंकि पता तो रहता है ना कौन देख रहा है मुझे। खैर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझ में आ गया? हमारे देश के निर्णय कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लेगा। समाजवादी, अभी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पे बहुत चर्चा थी। क्यों चर्चा थी, कोई बता सकता है? एक पार्टी कह रही थी कि किसी व्यक्ति ने शायद कहा था कि ये शब्द संविधान से हटा देने चाहिए। क्यों हटा देने चाहिए? क्योंकि ये शब्द मूल संविधान में नहीं थे। मतलब ये संविधान में तब जोड़े गए जब 1976 42वां संविधान संशोधन था। यानी कि आपातकाल की स्थिति थी। उस समय एक तरह की लोग कहते हैं कि तानाशाही थी, तब ये शब्दों को इसमें डाल दिया गया। तो इन शब्दों को हटा दो क्योंकि मूल संविधान में नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये शब्दों को हटाना मतलब संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, लोकतंत्र खतरे में आना। आपको क्या कहना है अगर आपसे पूछा जाए? आपको कहना है भाई साहब अगर ये कोई हटा रहा है, तो जो विरोध कर रहे हैं वह न्यायालय में जाएँ। कहाँ जाएँ? न्यायालय में। न्यायालय स्वयं बताएगा कि ये हटाना उचित है या नहीं। अगर हटाना उचित है, हट जाएँगे, हटाना उचित नहीं है तो बने रहेंगे। संविधान में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, संवैधानिक दृष्टि से, मूल ढांचे की दृष्टि से सब कुछ बताने का काम माननीय न्यायालय का है। समझ रहे हैं आप? तो आपसे अगर पूछा जाए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आप क्या कहते हो? तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या कहना है वहाँ पर। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो ये है कि ये शब्द सही है या गलत, पहला, समझ में आया? दूसरा, ये शब्द जब जोड़े गए, तो ये क्या लोकतांत्रिक तरीके से जोड़े गए या नहीं? अगर ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जोड़े गए, तो इन्हें चैलेंज किया गया होगा न्यायालय में, और अगर न्यायालय में चैलेंज किया गया होगा, न्यायालय ने इन्हें नहीं हटाया, तो इसका मतलब न्यायालय खुद सोचता है कि ये ठीक है। समझ पा रहे हो? विस्तार से पढ़ रहे हो, थोड़ा ऊपर जाएगा दिमाग से, क्योंकि खाना-पूर्ति वाला नहीं चल रहा है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष क्या है इसका मतलब? विस्तार में अभी देखेंगे, क्वेश्चन ऑलरेडी पूरा-पूरा समाजवादी पे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, धर्मनिरपेक्ष पे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो हर एक शब्द पे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए, फिर आएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हम लोकतंत्र हैं हमारे यहाँ, सरकार चुनकर जाती है, वह अलग बात है। हारने पर फ्रस्ट्रेशन में लोग कह दें लोकतंत्र खतरे में है। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब ये है कि जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जैसे अपने यहाँ है राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है या राजा का लड़का राजा बनता है। तो हम जानते हैं हमारे यहाँ चुनाव होता है राष्ट्रपति महोदय का, बाकी विस्तार से पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति महोदय का अगर चुनाव होता है, तो हमारे यहाँ गणराज्य स्थापित है, ठीक है? बनाने के लिए, और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि हमें कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं संविधान में? तो 3 प्रकार के न्याय। कौन-कौन से? एक तो सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। सीधे क्वेश्चन आता है यूपीएससी, पीसीएस दोनों जगह। तो कितने प्रकार के न्याय हो गए? न्याय हो गए सर 3 प्रकार के।
अब आते हैं स्वतंत्रता पर। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई साहब? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। अब आता है नेक्स्ट समता। समता को समानता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां जहां समता है पॉलिटी में, उसका मतलब है समानता, समान व्यवहार किया जाए। तो समता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि समता है 2 प्रकार की। एक बार क्रोनोलॉजी में लगाने को बोल दिया गया कि प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता है। कितने प्रकार की न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समता है, इसको आप एक क्रोनोलॉजी में लगा दो। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्या है? स्वतंत्रता 5। तो पहले क्या आएगा? स्वतंत्रता आएगा। फिर आप देखोगे न्याय है 3, तो फिर क्या आएगा? न्याय आएगा। और फिर आएगा 2, यानी कि समता। ऐसे आपको बताना था। अवरोही क्रम, आरोही क्रम दोनों पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हर पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, चाहे कंसेप्चुअली हो और चाहे फैक्ट के तरीके पे हो। अब ये फैक्ट है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आपको याद रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता याद रखना है। अब यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता आ जाएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता कहीं दिख रही है, सामाजिक स्वतंत्रता दिख रही है, राजनीतिक स्वतंत्रता दिख रही है, अवसर की स्वतंत्रता दिख रही है, धर्म का न्याय दिख रहा है। इन्हीं शब्दों को इधर उधर करके पूछा जाता है स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन बना देगा स्टेटमेंट में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या धार्मिक न्याय। कहीं धार्मिक न्याय दिख रहा है आपको? कहीं सांस्कृतिक, भाषाई न्याय, जातीय न्याय नहीं दिख रहा ना? तो रट लो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, ये तीनों आपके मेंस में है। विचार, अभिव्यक्त, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है। प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। रट जाए। अब इन शब्दों का क्या मतलब है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रस्तावना में कौन सी डेट मेंशन है। तो कई लोगों को लगता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1948 लिखा होगा, क्योंकि वह संविधान की प्रस्तावना को नहीं पढ़ते सही से। आपको याद रखना है 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर 1949 है। इसमें भी लोग भूल जाते हैं, 49 था कि 48, 47, 50। दूसरा, ये हुआ कहाँ? संविधान सभा में, संसद में नहीं हुआ है, संविधान सभा में हुआ है। और 3 शब्द ये भी पूछे गए हैं, क्या क्या किया गया वहां? तो अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। अभी शब्दों का फिर समझेंगे मतलब क्या है। राष्ट्र की हमें क्या करना है? एकता और अखंडता बनाए रखना है, राष्ट्र को टूटने नहीं देना है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। और बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा, पूरा देश भाई बहन है, हम सभी भाई बहन है। तो बंधुत्व, ये भी शब्द यहाँ पर मेंशन है। तो ये आपको याद करना है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं मुख्य घटक। तो सबसे पहले तो सोर्स क्या है हमने बता दिया। सोर्स क्या है? प्रस्तावना कहाँ से आई? तो हम भारत के लोग, हमने बनाई प्रस्तावना। हमने का मतलब हमने जनप्रतिनिधियों को अपने भेजा, उन्होंने बनाई। तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बनाई, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने बनाई, भारत के लोगों ने प्रस्तावना बनाई। क्या? संविधान बनाया। संविधान की शक्ति जनता से आती है। उस संविधान को अधिनियमित किसने किया? उन जनप्रतिनिधियों ने किया। और उन्होंने किसके बिहाफ पे किया? किसके प्रतिनिधि थे वह?
तो जनता के प्रतिनिधि थे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली, संविधान को शक्ति किसके द्वारा मिलती है? संविधान को जो पावर है वह शक्ति है जो जनता से मिलती है। आपको हल्के में लग रहा होगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यू उठाइए देखिए। संविधान की शक्ति जनता से आती है। प्रकृति कैसी है राज्य की, स्टेट कैसा होगा? तो अभी देख कर आए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरों से लेना देना नहीं, समाजवादी। और इसका ये भी मतलब है, अगर हमने अभी कुछ क्षेत्र था इधर जो डिस्प्यूटेड था, तो कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया, कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र हमने अपने आप ले लिया, क्योंकि वहां पे अलग अलग कल्चर हो सकता है। ऐसे ही इधर भी कोई ऐसा क्षेत्र हुआ होगा, तो हम किसी अन्य क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं, अपना क्षेत्र किसी को दे भी सकते हैं, जिसमें कोई अन्य बाहरी शक्ति काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसे ही दे देंगे, प्रधानमंत्री जी के मन में आया चलो वो दे देते हैं, नहीं, संसद के साथ मिलकर ही दोगे, ऐसा नहीं है किसी को भी दे दिया। अभी मान लो इधर वाले ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है, चीन चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, और अगर हमारा जो गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री, उसकी मुंडी घूम गई और उसने कहा यहाँ से ऐसी सीधी लाइन कर दो, तो कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों? क्योंकि हम प्रभुत्व संपन्न है। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये ऐसे है अपना, तो कहा यहाँ से ऐसे कर दो, बढ़िया से, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर जगह कम है, अभी इनको लगता है कि हम इधर चीन की मदद से, पाकिस्तान की मदद से कुछ कर लेंगे, तो ये जगह बढ़ा लो ना, यहाँ से सीधे कर दो, इनको थोड़ा कम कर दो, वैसे भी इतनी जगह संभाल नहीं पा रहे बेचारे। खैर, समाजवादी पंथनिरपेक्ष देख ही आए हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है? सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है संविधान का। अब ये आपको लगता हो कि बार बार क्यों लिखा, क्योंकि बार बार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन सीधे बनता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन सीधे बनता है, राज्य की प्रकृति कैसी है, उसमें ऑप्शन होगा, लिखा होगा केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, सभी, तो प्रकृति में चारों आएंगे, सॉरी पांचों आएंगे। और जब उद्देश्य पूछेगा तो देखो, एक न्याय है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और एक वहां पर नहीं बताई थी, भ्रातृत्व है, बंधुता है, कितने प्रकार की बंधुता? 1 प्रकार की बंधुता भी है। ये चारों दिए थे, मैंने वहां 3 ही कराए थे आपको, 4 भी लिख लो। बंधुता कितने प्रकार की है? 1 प्रकार की बंधुता भी है। 5 3 2 1, बंधुता मतलब भाईचारा। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए मैंने अलग अलग भी लिख रखा है। ये भी देखो, अंगीकरण की तिथि भी ऑलरेडी आ चुकी है, इसीलिए ये भी आपको अलग से मिल जाएगी। समझ में आया अलग अलग क्यों लिखा है? क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन आ गया है कि प्रस्तावना का सोर्स क्या है, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं मेन काम, प्रस्तावना की उत्पत्ति। भारत ने ही प्रस्तावना को जन्म दिया? नहीं, प्रस्तावना का विचार सबसे पहले अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, उसके उपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया और फिर भारत में भी शामिल कर लिया गया। कब शामिल किया गया यह भी देखेंगे। इसमें संविधान का सार है, क्रक्स है, संविधान की सीधी सभी बातें यहाँ पर हैं। और इन्हें पालकीवाला साहब थे, कौन थे? एन ए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने क्या बोला? आज कई लोगों के नाम बताऊंगा, सबको लिख लो। एन ए पालकीवाला, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा संविधान जो है, संविधान वह परिचय पत्र है, सॉरी, प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, यानी परिचय देती है। संविधान कैसा है ये कौन बताता है? संविधान कैसा है ये कौन बताता है? ये बताता है प्रस्तावना। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हम लोगों ने तीसरे वीडियो में पढ़ा था। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे हमने उद्देश्य प्रस्ताव कहा था, और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ये पहली मीटिंग थी जब राजेंद्र प्रसाद साहब
अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले 9 दिसंबर की मीटिंग थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद साहब नहीं थे, वो पहली बैठक। तो वैसे तो ये दूसरी बैठक थी, लेकिन जिसमें राजेंद्र प्रसाद साहब अध्यक्षता कर रहे थे उस हिसाब से ये पहली बैठक मानी जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसी के आधार पर, सेम नहीं है, सेम अगर क्वेश्चन पे आए तो आप, सेम नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है, लेकिन उसके आधार पर है, जो उसमें बातें थी वही कमोबेश, लगभग, इन शब्दों का ध्यान रखना, लगभग कमोबेश वैसी ही चीजें अपनी प्रस्तावना में मान ली गई। और ये स्वीकार कब हुई थी? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। गुड, मजा आ रहा है। अब संविधान में संशोधन की बात आती है। संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है, क्या संशोधन किया भी जा सकता है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो केवल यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक बार संशोधन हुआ है। अभी जो मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो अखंडता से किसी को दिक्कत नहीं है, इन दोनों से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें काफी कहानियां हुई थी। संविधान संशोधन का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान, मतलब इतनी चीजें परिवर्तित कर दी गई कि जितनी चीजें जोड़ घटा दी गई ना, उतनी चीजों में तो किसी देश का संविधान बनकर तैयार हो जाता। कई देशों के संविधान इतने बड़े नहीं हैं जितना काम इसमें कर दिया गया था। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा संशोधन अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए, तो 42वां संविधान संशोधन। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जिस समय कहा जाता था सच में लोकतंत्र खतरे में था। तो लघु संविधान किसको कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को। इतने संशोधन कर दिए गए कि उतने में तो कई देशों का संविधान बन चुका होगा। प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो मैंने बोला ना, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है तो आप प्रस्तावना पढ़ लो, आप प्रस्तावना पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा यह देश कैसा है, इस देश का संविधान कैसा है, इस संविधान के द्वारा जो लोग रन करते हैं संविधान को वह कैसे हैं, और संविधान जिन पर लागू होता है वह लोग कैसे हैं, यानी कि जनता कैसी है, नेता कैसे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा प्रस्तावना को पढ़कर। क्योंकि प्रस्तावना क्या है? परिचय पत्र है। अभी बता के भी है, किसने कहा था? N.A. पालकी वाला, सीधे आएगा। संविधान की परिचय पत्रिका किसने कहा है? संविधान की परिचय पत्रिका क्या है? तो प्रस्तावना है। प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है? N.A. पालकी वाला ने कहा है। यह संविधान के उद्देश्यों को बताता है, विचारधारा बताता है, भावना बताता है, पहले देख चुके हैं। संविधान की आत्मा भी मानी गई है प्रस्तावना को। यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक सिद्धांत है। मतलब जैसे न्यायालय है, न्यायालय कोई केस पर काम कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो वह प्रस्तावना को पढ़कर उसमें कुछ मदद ले सकता है, उसमें कुछ उसको हिंट मिल सकती है। तो संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक है। संविधान में कोई एक्ट जोड़ दिया गया, संशोधन कर दिया गया, अब वह सही है या नहीं, तो वह भी देखा जा सकता है प्रस्तावना के अकॉर्डिंग, सही है कि गलत। तो संविधान की व्याख्या में ये मार्गदर्शक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक व्याख्या, इंटरप्रिटेशन हुए हैं, यानी कि न्यायालय के काम हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अभी 3 बात करेंगे, 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब जबान पे रटे होने चाहिए आपको। कौन कौन से हैं? तो पहला तो है बेरूवाड़ी संघ मामला, बेरूवाड़ी यूनियन केस या संघ मामला, क्योंकि यूनियन को ही संघ कहते हैं, ठीक है।
1960 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? तो इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मामले में, किस केस में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं माना? तो बेरूबारी यूनियन केस में। लेकिन यह संविधान की व्याख्या में उपयोगी हो सकती है। जैसे हम ये ऊपर पढ़कर आए थे कि संविधान में कोई व्याख्या करनी है, कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा, तो आप संविधान की प्रस्तावना का हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। तो बेरोबारी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, एक नोट है, एक कह सकते हैं क्रक्स है, एक उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने कहा संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के पास यह भी शक्ति है कि वह अपने दिए गए वक्तव्य को सुधार सकता है, उसे बदल सकता है, उसे लगे कि हमने पहले गलती कर दी थी, उसको सुधार सकता है। तो यहाँ पर बात को लगा न्यायालय को। हाँ, अब ये है ना, न्यायाधीश बदलते रहते हैं, तो न्यायाधीश बदलते हैं तो हो सकता है उनके विचार भी बदलते हो। तो पहले न्यायाधीश कोई और थे, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, न्यायाधीश नहीं कहते, हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा। हमें न्यायाधीश नहीं पता किसने कहा था, हमें ये पता है न्यायालय ने तब भी ऐसा कहा था, अब ऐसा कहा है। हम उसको एक न्यायालय की तरह कंसीडर करते हैं, जबकि आप जानते हैं न्यायाधीश अलग अलग होंगे दोनों जगह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बात को आता है केशवानंद भारती केस। सबसे इम्पोर्टेंट अगर पिछले 70 सालों में, 76-77 सालों में कोई केस हुआ है तो ये है। क्यों? सबसे ज्यादा न्यायाधीश अगर किसी केस पर बैठे थे, जैसे आप देखते हो ना कि कोर्ट चल रही होती है, यहाँ यहाँ होते हैं, यहाँ पर न्यायाधीश बैठते हैं, तो एक बैठता है, कभी-कभी आप आजकल देखते होंगे 3 बैठते हैं। सबसे ज्यादा केशवानंद भारती केस में बैठे थे। ठीक है, इसमें क्या कहा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है, इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाना चाहिए। मूल ढांचा क्या है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर बताता रहा है, और 1973 में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी कब बताई गई? तो 1973 में केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का भी विषय आया। हम लोगों ने पूछा कि माननीय न्यायालय, मूल ढांचा क्या है? तो न्यायालय ने 2 लाइन बोली। एक उससे में बता दी कि ये मूल ढांचा है। दूसरा बताया हम समय-समय पर बताते रहेंगे कि मूल ढांचा क्या है। जैसे मान लो अभी कोई संविधान संशोधन कर दिया जाए संसद में, सरकार के द्वारा या सांसदों के द्वारा, लोग कुछ उसको लेकर संविधान में कुछ लोकतांत्रिक मूल्य या कुछ अवहेलना हो रही है, इसलिए संवैधानिक मूल्यों के लिए पहुंच जाए कोर्ट में, न्यायालय में कि साहब सरकार या सांसद ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय इसको देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, और वह उस समय भी कह सकता है कि देखो देखो पहले मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहा हूं, यह भी संविधान का मूल ढांचा होगा। समझ रहे हो? तो न्यायालय के पास ये अथॉरिटी है, किसी भी समय वह किसी भी चीज को मूल ढांचा बता सकता है, कोई वाद विवाद उस पर नहीं होता। आप जानते हैं सबके खिलाफ लोग बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं बोलते, या उच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं बोलते, न्यायाधीशों के खिलाफ ज्यादातर नहीं बोलते। अब कुछ लोग बोलने लगे हैं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वह भी भगवान नहीं है, वह भी गलती कर सकते हैं, तो कुछ लोग बोलने लगे हैं। लेकिन संविधान सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने पर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय दंडित भी कर सकते हैं। ये क्या है? तो ये है, आप उसके किसी वक्तव्य को नहीं मानते, अब आप तर्क के हिसाब से कुछ बातें रख सकते हो तो वो ठीक है,
सर्वोच्च न्यायालय अगर मानेगा कि हाँ, आप तर्क की बात कर रहे हो, कुछ ढंग से रख रहे हो, आपकी भाषा मर्यादित है, तो आप भले मान लें। अगर आप अमर्यादित तरीके से कुछ भी बोल रहे हो, तर्क नहीं है, खाली बुरा-भला कह रहे हो, तो आप पर अवमानना लग सकती है। आप गौर कीजिएगा अपने आस-पास, लोग उतना मुखर होकर जितना मुखर होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, उतना मुखर होकर न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अवमानना। अब यह भी नहीं पता कि अवमानना की परिभाषा क्या है? जैसे मैंने अभी ये बोल दूँ कि इस समय न्यायालय सही काम नहीं कर रहा, हो सकता है ये भी अवमानना के अंतर्गत आ जाए। समझ रहे हो ना आप? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परिभाषित नहीं है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो मूल ढाँचे की बात केशवानंद भारती केस में कही गई और एक कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। तो केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया, जो बेरुबारी में कही गई थी उसको अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। जब भी आप संविधान का अध्ययन करें, प्रस्तावना अवश्य देखिए, उसकी भी बात हो। सही बात है ना? आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप बताएं आपके हिसाब से क्या है? संविधान का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं अपनी राय कहूँ तो होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान में लिखा है वही प्रस्तावना में लिखा है। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा मानी जाए, इसमें गलत क्या है? और ना मानो तो इससे आप क्या कर लोगे? मतलब क्या ही कर लोगे उस पेज को, अगर आप मान लिए संविधान का हिस्सा नहीं है तो? संविधान का हिस्सा है, मेरे हिसाब से उसे मानना चाहिए और जैसा पूरा संविधान है वैसे ही प्रस्तावना भी है। दैट्स इट। एक और आता है बात, एलआईसी ऑफ इंडिया पनाप उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, ये 1995 में एक केस हुआ था। तो इसमें कहा गया, पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा एवं उद्देश्यों को व्यक्त करता है और प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि दोबारा भी संविधान का भाग मान लिया गया। तो यह भी ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है? और संविधान का हिस्सा है तो प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो संविधान संशोधन प्रस्तावना में भी हो सकता है। ये कथन कारण का क्वेश्चन बनेगा। कैसे? कथन में लिखा होगा प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक है? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। कारण में लिखा होगा प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। मैं साथ में क्वेश्चन बताता रहता हूँ, यही हमारे वीडियो की खासियत है। ठीक है? और आपने एनसीईआरटी की भी देखी होंगी सारी, उसमें भी मैं बात-बात पे बताता रहता हूँ कि देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कथन कारण आएगा। एक बार आप सारी एनसीईआरटी देखिए जाकर, प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करेंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। बहुत कुछ करा दिया है, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने कम समय में करा दिया, मतलब मुझे तो बहुत लगता है। प्रस्तावना की विशेषताएँ। अब हमारे प्रस्तावना की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? पहले तो संविधान का प्रारंभिक वक्तव्य है, कि आप उसी पेज को देख लो, आपको समझ आ जाएगा इस देश में कैसे लोग हैं, इस देश में कैसी कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इस देश का संविधान कैसा है, इस देश की विचारधारा कैसी है, सब पता चल जाएगा इस पेज को पढ़कर। यह संविधान की मंशा और दर्शन व्यक्त करता है, वही जो मैंने बताया। यह कानूनी रूप से लागू योग्य नहीं है, इस पे बात करनी है। मतलब संविधान की प्रस्तावना में कोई समस्या है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे प्रस्तावना में लिखा है सामाजिक न्याय, अगर नहीं हो रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे हम लोगों ने मौलिक अधिकार पे बात की थी कि मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो आप न्यायालय जा सकते हो। डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है, आप नहीं जा सकते। संविधान में ये प्रस्तावना कानूनी रूप से लागू योग्य नहीं है, कोर्ट इसे लागू नहीं करा सकता। यह संविधान की व्याख्या में सहायता करती है। अभी हम ऊपर देख कर आए थे ना कि संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना की भी मदद ली जा सकती है।
यह संविधान के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। चलिए, अब आते हैं मेन काम पे। अब ध्यान से अपने कानों को खोल लीजिएगा, क्योंकि अब जो है ना, वहां से मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्चुअल है, एक एक शब्द को आपको समझना है। ठीक है, तो प्रमुख शब्द हम ऊपर जो पढ़कर आए थे वही हैं, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो संप्रभु है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरन, इसको संप्रभुता भी बोलते हैं। कई बार आपने नेताओं को सुना होगा बोलते हुए, इन संप्रभु देश है, सोवरेन, इस शब्द को ध्यान रखने का, इंग्लिश में भी वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले सोवरन कंट्री। कई बार आप सुनते होंगे, वर्तमान में भी जब घटना घटित हुई और कहा गया कि सीज फायर कराया, सीज फायर गया कराया, तब भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया कि भैया कैसे संप्रभु देश हैं हम। तो संप्रभु का मतलब है भारत स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है। हम पड़ोसी की तरह नहीं है कि चार क्रिप्टो कोई फेंक दे और हम उसे पकड़ने लगे, चाहे हमारा इधर का पड़ोसी हो या उधर का पड़ोसी हो। ठीक है, हम कृषि पे किसी से डील भी करते हैं ना, हम अपने यहाँ 50% टैरिफ स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन देश को किसी के सामने हाथ फैलाए नहीं रख सकते। हमें जब समस्या हुई थी, जब खाद्य संकट आया था, उसके बाद से हमारे कोई भी प्रधानमंत्री हुए हों, सबने कोशिश की कि अब हम खाद्य संकट तो नहीं उत्पन्न होने देंगे अपने देश में, और सभी ने अच्छा काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो चीजें लिख भी लेना। संप्रभु शब्द का आशय है, प्रभुत्व संपन्न का आशय है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और हम लोगों ने भी पढ़ा था पहली दूसरी वीडियो में, कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी स्टार्टिंग में। तो डोमिनियन स्टेटस कहा गया था, अब नहीं, अब हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। और जब हम पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, तब अंग्रेज कह रहे थे आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, आप इतिहास में भी विस्तार से पढ़ोगे। तो हम किसी के डोमिनियन नहीं है, मतलब भारत के ऊपर कोई भी नहीं है, भारत के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत क्या करेगा ये कहे। कोई हमसे नहीं कहेगा कि आपको हथियार रोकने हैं, कोई हमसे नहीं कहेगा कि आप जाइए ऐसा काम करिए, कोई हमसे नहीं कह सकता कि आप इससे तेल मत खरीदिए, उससे तेल खरीदिए। ये आप वर्तमान में कितना प्रासंगिक है शब्द, कितने मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कितने वर्षों तक पूछे जा सकते हैं। इसी बात पे तो मुद्दा था कि रूस से आप ऑयल परचेज ना करो। तो यही तो था, भारत किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर क्यों ऐसा ना करे। आप कौन होते हो हमसे कहने वाले कि हम कहाँ से खरीदेंगे कहाँ से नहीं। अगर हम उसकी बात मान लेते और ऑयल परचेज ना करते, तो इसका मतलब है हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, हमें किसी अन्य देश के द्वारा चलाया जा रहा है। हमने टैरिफ स्वीकार किया, लेकिन किसी और देश के कहने पर अपने निर्णय नहीं बदले। कुछ विपक्षी इस समय कहेंगे भी कि देखो देखो तेल कम कर रहा है रूस से मंगाना। तो वो इसलिए नहीं कि दूसरे कह रहे हैं, वह इसलिए कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम किससे तेल मंगाएं जिससे हमें फायदा होगा। समझ रहे हो आप? तो दूसरे के कहने पर हम फैसले नहीं लेंगे। हमेशा जो भी प्रवक्ता सरकार की तरफ से आकर कहता था, वह यही कहता था, हम अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। हम किसी अन्य देश के द्वारा कहे गए किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे। हमें जो सही लगेगा वह हम करेंगे। तो हमें अपना हित देखना है, कौन हमसे क्या कह रहा है वो नहीं। आज कहेगा इससे तेल मत खरीदो, कल कहेगा उससे गैस मत खरीदो, परसों कहेगा उससे ये ना खरीदो। और हमारा यही पड़ोसी है, वो जाकर के कटोरा लेकर पहुंच गया। पहले इधर था, कटोरा लेकर खड़ा हुआ, अब उधर चला गया। तो क्या पड़ोसी आपका
पड़ोसी देश जो है वह संप्रभु है? कहने को तो है, लगता तो नहीं। संप्रभु होता तो कभी इधर वालों के हिसाब से, कभी उधर वालों के हिसाब से, ये क्यों चलता? संप्रभु का मतलब होता है कोई भी देश जो संप्रभु है वो अपने आंतरिक आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में किसी तीसरे की दखलंदाजी पसंद नहीं करेगा। हमारे देश में जो आंतरिक मसला है, कई समझदार अपने आप को कहने वाले नेता भारत के बाहर जाकर भारत की बुराई करते हैं या भारत के नेताओं की बुराई करते हैं, भारत सरकार की बुराई करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार कोई नेता जाकर ऐसा कर रहा है, सिर्फ एक नेता। तो हमें अपने देश की बात को देश में ही रखना है। देश में चाहे आंतरिक मामले हों, जम्मू कश्मीर से 370 पे क्या होगा, ये हम तय करेंगे, तीसरा नहीं तय करेगा। नक्सली एरिया में हम क्या करेंगे, हम तय करेंगे, तीसरा नहीं तय करेगा। हम अपने देश का कुछ पार्ट बांग्लादेश को देकर बांग्लादेश का कुछ पार्ट अपने आप ले रहे हैं, ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे, कोई तीसरा नहीं तय करेगा। हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, ये हम तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। और यही हमारे देश के बाहर की बात है, हम किस देश से कैसा रिलेशन रख रहे हैं। हमारे बांग्लादेश के कैसे रिलेशन है, हमारे रूस के कैसे रिलेशन है, श्रीलंका के कैसे रिलेशन है, मालदीव के कैसे रिलेशन है, हम तय करेंगे। समझ में आया आपको? तभी कहा गया था कि पाकिस्तान का कॉल आया तो हम लोगों ने सीज फायर किया। हमारे दोनों आपसी मामले, कोई तीसरा नहीं आएगा। और जल्दी हो सकता है और खुशखबरी मिल जाए। खैर, तो एक घटना घटित हुई थी 1949 में। क्या घटना घटित हुई थी? इसी से रिलेटेड है। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर ली। राष्ट्रमंडल क्या था? जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे ना, उन्हीं का एक ग्रुप बनाकर ब्रिटेन को हेड बना दिया गया और उसे राष्ट्रमंडल कहा गया। आपने राष्ट्रमंडल खेल सुने होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख बनाया। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप राष्ट्रमंडल में हैं, लेकिन हाँ, आप ब्रिटेन को स्वीकार कर रहे हैं उसका प्रमुख, हाँ, तो इसका मतलब आप सोवरेन कहाँ हैं? आप संप्रभु कहाँ हैं? आप तो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग चलोगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ऐसा नहीं है, हम उसमें अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं और जब हमें लगेगा कि वह हमारे देश के आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, हम तुरंत उससे बाहर आ जाएंगे। ये मान लो राष्ट्रमंडल है, हमें ठीक लगा अंदर जाना, हम गए। जब हमें लगेगा यहाँ के लोग या ब्रिटेन हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, हमारे मामले में टांग अड़ा रहा है, तुरंत बाहर आ जाएंगे। तो हम वहां पर उपस्थित हैं, इससे ये नहीं प्रतीत होता कि हमारे ऊपर ब्रिटेन अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। इसलिए यह संविधान की जो प्रभुत्व संपन्न वाला पार्ट है उसको प्रभावित नहीं कर रही। समझ में आया? और ये भी ध्यान रखना कि भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। बांग्लादेश का जो पार्ट हमने लिया और दिया वो हम देख चुके हैं। ये भी ध्यान रखना, ये सब किस में आएगा? प्रभुत्व संपन्न में आएगा। और एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से सुनो, मजे से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया एबीसीडी की तरह। जब आप सुनोगे यूएन, डब्ल्यूटीओ, सीसेट की क्लास कर रहे हैं, उसमें डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन आया था, देखो मैसेज आया था। या आप सार्क ले लो या बिमस्टेक ले लो, इन सब का, या ब्रिक्स ले लो, G20 ले लो, इन सब का देश भारत जो है वह मेंबर है, सदस्य है। डब्ल्यूएचओ ले लो, आईएमएफ ले लो, इन सब का भारत सदस्य है। तो क्या भारत की संप्रभुता का हनन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इन सब में भी हम मर्जी से हैं, अपने हित की वजह से हैं। अब डब्ल्यूएचओ में हम हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ जो भी कंसर्न होते हैं, हेल्थ से इशू रिलेटेड होते हैं, वह सब हम
वहाँ पर रख सकते हैं, हमें फ़ायदा हो सकता है, डब्ल्यूटीओ में व्यापार से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। बिम्स्टेक, सार्क ये हमारे क्षेत्रीय जगह पर देखें तो G20 बड़े-बड़े देशों को बैठकर साथ में ज्ञानार्जन होता है, ठीक है? तो हम अगर इसमें हैं, तो अपनी मन से हैं, जब चाहे बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी संप्रभुता का हनन नहीं हो रहा। जहाँ लगेगा हमारी संप्रभुता का हनन हो रहा है, वहाँ हम शामिल नहीं होंगे। या वैसे भी संप्रभुता का ना हो रहा हो हनन, हमें लग रहा है कि हम इस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते, तो नहीं होते। जैसे नाटो, कई बार कोशिश की अमेरिका की, लेकिन नाटो में शामिल हो जाइए, हम नहीं शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार हैं, हमारे जो कर्तव्य भी देखें, तो वो अलग हैं। हम नाटो में शामिल हो गए, इसका मतलब है हम रूस से दूर हो गए। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि रूस ने हमारा साथ दिया इतना, तो हमें कर्तव्य रखना है, रूस की तरफ थोड़ा-सा झुकाव रहता है। जब भी अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति आता है जो, ठीक है? तो मुझे लगता है इस पर आपको मतलब भर का कंटेंट मिल गया है। आप चाहें तो इस पेज से भी देख सकते हैं। और प्रीलिम्स, मेंस मेंस में क्वेश्चन आएगा तब तो आपको इतना मैंने ज्ञान दे दिया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, सुन लो, वो भी बहुत है, सुन लो। जब कुछ ना मन हो, इसको चलाकर रख दो, कपड़े धोते रहो, खाना बनाते रहो, ये दिमाग में चलती रहेंगी बातें। अब आते हैं समाजवादी, जो कि 1976 में जोड़ा गया, बड़ा इस पे विवाद रहता है। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद है, जिसको हम टीपीएसपी पढ़ेंगे 5 वीडियो के बाद। टीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की भी थी पिछले वीडियो में। वहाँ समाजवादी के लक्षण दिखते हैं, लेकिन शब्द नहीं था कहीं। और ये शब्द 42वें में 1976 में संशोधन में जोड़ दिया गया। तो ये ध्यान रखना, शब्द नहीं था, 76 में शब्द जोड़ा गया 1976 में। लेकिन इसके जो विचार हैं, इसका जो इम्पैक्ट है, वह पहले से है संविधान में। तो इसका मतलब क्या होता है? समाज में समान आर्थिक अवसर और संपत्ति का समान वितरण। अब संपत्ति का समान वितरण अगर हो जाए, तो आप सोचो क्या होगा देश में? समाज में समान आर्थिक अवसर, ये है समाजवादी। अब समाजवादी भी कई तरीके का होता है। एक मार्क्सवादी है, जो मार्क्स सोचते थे। गांधी का भी समाजवाद है और अन्य भी समाजवाद हैं। हमने कौन-सा समाजवाद लिया? समझ रहे हो? तो एक-एक शब्द पे पूरा 1-1 घंटे बहस हो सकती है, होती है। जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी, छुपी हुई थी, ये शब्द नहीं था पहले, उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। तो इसकी कहानी कहीं न कहीं 1955 से भी जुड़ी हुई है। आप बुक पढ़ोगे तो उसमें दिख जाएगी। एकदम नहीं होता ना, पहले से कुछ न कुछ चल रहा होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारे यहाँ मार्क्सवादी नहीं है, हमारे यहाँ कौन-सा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्योंकि मार्क्स की बात करें अगर, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब संपत्ति का समान वितरण, आप बताओ क्या हो सकता है? सभी बड़े आदमियों से संपत्ति छीन कर गरीबों को बाँट देनी चाहिए क्या? नहीं हो सकता ना। अमीर भी कहीं न कहीं से पैसा पैदा किए हैं मेहनत करके। अब आप नहीं कह सकते कि ना एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके मान लो 500 बीघा या 500 एकड़, 500 डिसमिल ज़मीन खरीदी है। एक व्यक्ति रोज़ दारू पीकर बस लेटा रहता है, तो आप इससे ज़मीन लेकर इसे नहीं दे सकते ना। ये समानता थोड़ी है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं 1 करोड़ पैदा कर रहा हूँ, आपको टैक्स भी पे कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि भाई वो गरीब है, उसे तुम्हारे से छीन कर रुपए दे दूँगा। तो आदमी मेहनत ही नहीं करेगा, कहेगा क्या फ़र्क पड़ता है यार, पहले टैक्स इतना दे दो, फिर भी ये लोग छीन रहे हैं ज़मीन या कुछ भी। तो ये सब चीज़ें नहीं है अभी। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद नहीं है। समाजवादी जो है वह साम्यवादी वाला नहीं है। जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है।
लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो कई प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था, एक होती है अर्थव्यवस्था जिसमें सब कुछ सरकार चलाएगी, हॉस्पिटल, बस, ट्रक, ट्रेन सब कुछ सरकार चलाएगी। और एक अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सब कुछ प्राइवेट, निजी लोग करेंगे। जैसे आजकल आपने काफ़ी सुना होगा कि सरकार सब कुछ प्राइवेट करे दे रही है, स्टेशन प्राइवेट करे दे रही है, एरोप्लेन प्राइवेट करे दे रही है। अमेरिका में भी सब कुछ प्राइवेट है। मतलब समय के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम है, क्या काम है सरकार का? जनता की हेल्प करना, जनता की कोई समस्या ना हो उस पे काम करना। जब लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तब मैं कहता हूँ कि भाई साहब अगर आपने अर्थव्यवस्था सही से पढ़ी तो 1991 में पढ़ा होगा। कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। वहां से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, वहां से निजीकरण शुरू हुआ। आज जो लोग कहते हैं ना कि पोर्ट बेच दिया, ये बेच दिया, कहानी कब से शुरू हुई? 1991 से। और जब कहानी शुरू हुई है तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगी। प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा, भारत अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्राइवेट बढ़ते जाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि प्राइवेट बढ़िया काम करते हैं। आप ही कहते हो कि सरकारी बैंक में जाओ तो ऐसा होता है, प्राइवेट में जाओ तो ऐसा होता है, यानी प्राइवेट बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकारी ऑफिस में, सरकारी जगहों पर मंगल ग्रह से आए हुए लोग बैठे हैं क्या? नहीं ना। हमारे आपके घर के लोग बैठे हैं। अगर हमारे आपके घर के लोग सरकारी कार्यालयों में अच्छा काम करने लगे तो क्यों प्राइवेटाइजेशन होगा? अगर ट्रेन समय से चलती रहे, सारे अधिकारी, सारे जनता जो ये बीच बीच में ट्रेन को रोकने के लिए कि भाई स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पे खींच लेंगे चेन, भाग जाएंगे खेत में। कौन यहाँ से स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर जाएगा? गांव के बाहर ही चेन खींच लेंगे। जो नौटंकी करते हैं कौन करता है? सरकार करती है क्या? जनता करती है ना। तो जैसी जनता वैसे नेता। जो अधिकारी हैं वह नेताओं के घर से आए हैं क्या? हमारे आपके घर के हैं। आपके बड़े भाई, आपके चाचा मामा के लड़के हमारे कोई रिश्तेदार होंगे, वही करते हैं ना भ्रष्टाचार। तो हर जगह पर नेताओं को लाकर खड़ा कर देना ये कहाँ तक सही है? नेता भी हमारे आसपास के घर के हैं। आप विधायक बना दिए जाएं तो आप क्या करोगे? आप यूपीएससी करके क्या लगता है कितनी सेवा करेंगे आप? समझ रहे हो? तो धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो प्राइवेटाइजेशन होगा। जितने बड़े विकसित देश है वहां प्राइवेटाइजेशन है बढ़िया तरीके से, लेकिन वहां हर व्यक्ति के पास ठीक ठाक काम है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। यूएसए में जनसंख्या जितनी है उतने लोगों को काम मिला हुआ है। वहां किसी अमीर का लड़का वेटर बनने पर शर्म नहीं करता है, और ना वहां उस वेटर को गलत नजरों से देखा जाता है। ये वेटर चल इधर आ। उसको नौकर नहीं समझा जाता, उसको हेल्पर समझा जाता है कि वो आपकी टेबल पर वहां से कप लाकर रख दे रहा है, आपका नौकर नहीं है। उससे भी प्यार से बात करो, तमीज से बात करो। ये वही जनता है जो 5 रुपए वाली चाय 500 में पीती है और रिक्शे वाले से कहती है भैया 5 रुपए कम ले लो। 25 नहीं 20 पड़ते हैं। समस्या मुझे वहां पर है, आपको समस्या समझनी पड़ेगी ना। क्या मेंटेलिटी है? गरीब को 5 रुपए में देने में आफत है, और किसी बड़ी जगह पर आप जानते हैं ये 1000 रुपए की शर्ट है और ये 1500 में बिक रही है, आप खुशी खुशी देकर आते हो। 100 रुपए टिप भी दे देते हो, रख लो भाई, छुट्टे नहीं तो क्या। ठीक है। तो समाजवाद का मतलब क्या है? कोई गरीब अमीर ना रहे। तो राष्ट्रीयकरण हो जाए चीजों का, उसको कहते हैं एक प्रकार की अर्थव्यवस्था। अपने यहाँ ना कि सब कुछ सरकार के पास है, ना सब कुछ प्राइवेट के पास है। अपने यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुछ चीजें गवर्नमेंट के पास हैं, जैसे कि खनन खनन, जैसे कि जो बहुत खुफिया चीजें हैं, रक्षा, पुलिस, जो संचार है,
जो टेलीविज़न है, जो विदेश मामले हैं, जो अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पास है। कुछ विद्यालय चलाती है, कुछ हॉस्पिटल चलाती है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर प्राइवेट लोग हैं, कुछ जगह हैं जहाँ दोनों लोग हैं। जैसे विद्यालय हैं, दोनों लोग चलाते हैं, हॉस्पिटल है, दोनों लोग चलाते हैं। कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट के हैं, कुछ हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं। तो जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है, उसे हम समाजवाद कहेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। हमारे यहाँ मिश्रित है, ना कि सब कुछ सरकार का, ना प्राइवेट का, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ-साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यानी कि न्यायालय ने भी अपना वक्तव्य दिया है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि समाजवाद को हटाने का बात कही जाती है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, समाजवाद का मतलब क्या है? ये समझो ना आप, किस उद्देश्य से इस शब्द को डाला गया। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी को हटाना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे-सीधे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो आप कोट कर सकते हो। कॉपी में आपको, बुक में आपको मिलेगा। गरीबी हटाओ कि जिसकी उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा होती है ना, बीमारी कोई है, अवसर को समान करो। नौकरियों में अवसर समान है ना? भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, वही मिश्रित समाजवाद भी है। लोकतांत्रिक समाजवाद जिसे कहते हैं, यहाँ गांधी जी के कुछ मूल्य हैं और कुछ मार्क्स के भी मूल्य हैं। लेकिन गांधी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गांधी जी हमारे यहाँ के हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। याद कर सकते हो ऐसे। 1991 में जो हुआ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की आर्थिक नीति, यही समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाती है। क्यों? क्योंकि समाजवाद में प्राइवेट ना हो तो कम से कम हो। लेकिन देश को चलाने में आपको प्राइवेट की भी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही रुपया लगाकर रिस्क ले सकते हैं। सरकार भला करने के लिए जनता की, और भला करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ अगर, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आ जाएगा? मेरी रोटी-रोजी कैसे चलेगी? मैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट देखूँगा ना अपना। प्रॉफ़िट देखूँगा, समाजवाद कैसे है? कभी भी कोई कहे कि प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, फ़ॉल्ट भेज दिया, ये भेज दिया, तो आप 1991 याद रखिएगा, वहाँ से प्राइवेटाइज़ेशन शुरू हुई कहानी, और ये आगे बढ़ती रहेगी। अभी बहुत कुछ बिकेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, 50 साल बाद और बिकेगा। बैंक जितने वो हो सकता है 2-4 छोड़ के प्राइवेट हो जाएँ। सारे हॉस्पिटल हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखे ही ना, हो सकता है गवर्नमेंट विद्यालय दिखे ही ना। जब हम इतने अमीर हो जाएँ, जब हम विकसित हो जाएँ, जब हर व्यक्ति के पास काम हो, जब हर व्यक्ति के पास पैसा हो, तो सरकारी में कौन पढ़ाएगा? और तो कोई पढ़ाएगा नहीं, तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालय क्यों होंगे? आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो? गवर्नमेंट विद्यालय में जाते हैं आपके यहाँ भर बच्चे? तो बदलाव तो होगा ना समय के साथ। बस सरकार क्या कर सकती है, सरकार फीस कितनी हो, इस पे निर्णय ले सकती है। बुक्स कौन-सी चलेंगी, इस पे निर्णय ले सकती है। ये जो 4 जोड़ी कपड़े चलते हैं ना, लाल, हरे, पीले, नीले, हमारे समय में तो एक चलता था, सफ़ेद शर्ट, नीली पैंट, दैट्स इट, पूरे हफ्ते वही। गर्मी में ज़्यादा गंदे होते तो गर्मी में सूख भी जाते थे। 1 बजे छुट्टी होती थी, मम्मी तुरंत धो देती थी, 6 बजे तक सूख गए, दूसरे दिन फिर पहन के चले जाओ। इस पे सरकार काम कर सकती है आगे चलकर। तो आपको इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? कुछ लोग सो गए होंगे, सर इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? भाई साहब, सुन लो, फ्री में मिल रहा है, फ्री का ये मत समझो फ्री का है। यही कुछ समय के बाद किसी टी-शर्ट पहने हुए में 20,000 का कोर्स मिलने लगेगा, ठीक है? यही सब आपको लिखना है, यहीं से आपको विचार अपने डेवलप करने हैं, अपनी थिंकिंग पावर को मजबूत करना है। क्योंकि आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो वहाँ आप किताब नहीं लेकर जाएँगे, आप थिंकिंग पावर लेकर जाएँगे। इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया मान लो कि प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, क्या होगा 50 साल के बाद? क्या लगता है? कोई गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ा नहीं रहा है, बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट स्कूल का क्या भविष्य है? क्या आप सुझाव दोगे सरकार को? कहाँ से लाओगे सुझाव?
यही जो सुनते हो ना, इन्हीं में से अपना सुझाव छाँटना शुरू करो। चलिए, इस पे बहुत बात हो गई, अब पंथ निरपेक्ष पे चलते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इन्हीं दो पर बहुत ज़्यादा समस्या थी। क्यों? समाजवादी का मार्क्सवादी अगर है, तो गलत है, भारत में नहीं चल सकता। तो भी इस पे समस्या है लोगों को कि इसका परिभाषा क्या है इसकी? ऐसे धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। मतलब शब्द ये भी नहीं था, लेकिन जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे 25 से 28 तक, तो वहां दिया गया है धर्मनिरपेक्ष के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, ये भी अंदर है, शब्द नहीं था। तो राज्य किसी धर्म को नहीं अपनाएगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। अपने देश में हो भी रहा है, भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। कोई कहता है हमारा देश कोई धर्म का है, नहीं, हमारे सभी धर्मों का सम्मान है। तो यहाँ भी शब्द जोड़ दिया गया, अंदर था तो पहले भी। धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है भारतीय संविधान में। देश में सभी धर्म समान है, सरकार का समान समर्थन प्राप्त करते हैं। कई बार लोग यहाँ भी कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा सब्सिडी उन्हें मिल रही है, बहुत ज्यादा फंड उन्हें मिल रहा है सरकार की तरफ से, कुछ ऐसे हैं जहाँ कोई फंड नहीं मिल रहा है। वो सब आप जब करेंट अफेयर्स में एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। एडिटोरियल्स में आपको ये शब्दों पर कई मसाला मिलता रहेगा, जो आपको मेंस में काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा। फिर मैं कहूँगा, न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने आप पढ़िए, यूट्यूब से मत पढ़िए। स्टार्ट आप करिए तो यूट्यूब से करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर साथ में रखो, यूट्यूब भी देखते रहो, साथ-साथ में पढ़ते रहो। 2 महीने में आप प्रो हो जाओगे, 2 महीने में आपको पता चल जाएगा क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, जनता सर्वोच्च है। जनता जिसको चुनती है, वह नेता बनता है। कुछ लोग नहीं बन पाते तो कह देते हैं वोट चोरी हो गई, ठीक है? उन्हें ये नहीं लगता कि अपनी कमियों को दूर करिए, आप कुछ विज़न लाइए, आप कुछ तो देखिए। बिहार में चुनाव होता है, एक यात्रा करते हो, 57 दिन गायब हो जाते हो, विदेश चले जाते हो। ऐसा कौन नेता होगा भाई, जिसका चुनाव आने वाला है, और जब वो इतनी बार हार चुका है, वो विदेश भाग गया। फिर कहोगे वोट चोरी हो गई। क्यों ऐसा है कि सपा को बढ़िया वोट मिल गए, आम आदमी पार्टी को पूरा पंजाब जीत गया। वहां तो भाजपा अगर चाहती, पर ऐसा तो नहीं है भाजपा ने कांग्रेस से वोट लेकर आपको दिवा दिए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिए, नहीं है ना। मतलब कुछ तो फैक्ट की बात करो यार। मैं अपने आस-पास देखता हूँ, मेरे गाँव में तो कोई कांग्रेस को वोट नहीं देता। कितने आपके दोस्त हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं? बताओ ज़रा। नहीं देता कोई। भाई वोट चोरी नहीं हो रही, तुम्हारे अंदर की क्षमताएँ नहीं है। आपको कुछ और करना था, नहीं राजनीति आती है, कुछ और कर लो, क्या ही दिक्कत है? कोई ज़रूरी है राजनीति करना? खैर, जनता सर्वोच्च है, जनता के मत का पालन करना चाहिए। अगर वो इसको दिए हैं वोट, तो ये मत कहो वोट चोरी हो गया, कहो हाँ जनता ने इनको वोट दिया है। जनता इसलिए और वोट नहीं देती है। तुम मेन को वोट देते हो तो तुम्हें लगता है वोट चोरी हो गई, कभी तो कह दो हाँ जनता ने उनको वोट दिया है। जनता द्वारा जनता के लिए शासन। बाई द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए या जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पर शासन। जनता खुद पर शासन करवाती है, मतलब जनता खुद पर शासन कराती है, मतलब जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। उन्हीं प्रतिनिधि में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, और अब ये इस पर शासन कर रहे हैं। अब ये नियम बनाएंगे, उस पर जनता को चलना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? ये जनता है, इसने कुछ लोगों को चुना, वो एमपी बन गए, मान लो एमपी लिख देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनमें से कुछ लोग मंत्री बन गए, गवर्नमेंट में आ गए। अब ये लोग जो नियम बनाएंगे, चाहे एमपी हो चाहे गवर्नमेंट, अब इनको वो पालन करना पड़ेगा। तो जनता के हाथ में है किसको वह किसके द्वारा शासित होना चाहती है। तो जनता पे शासन तो होगा, कौन करेगा? ये हर 5 साल में जनता को मौका मिलता है चुनने के लिए कि आप चुनो।
वोट चोरी में देखना राजद का परसेंटेज और कांग्रेस का परसेंटेज बिहार में कौन जीतेगा वो बात अलग है। दोनों का परसेंटेज देख लेना। राजद को अगर कितनी सीटें मिली हैं पता नहीं कितनी मिली हैं, लेकिन मान लो 140 अगर मिली हैं तो इसमें देख लेना कितनी सीटें मिलती हैं। 90 अगर मिल गई तो कितना परसेंटेज है। कांग्रेस को 60-70 जो भी मिले उसमें देखना कितना परसेंटेज, खुद ही पता चल जाएगा कि वोट किसको दे रहा है जनता। तो लोकतंत्र समझ में आया। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। ध्यान रखना जनता सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि 5 साल में उसके पास पावर है, किसी को भी बना सकती है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो लोकतंत्र दो प्रकार का, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आप स्वयं चुनते हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे मान लो 1000 लोग हैं किसी देश में, ये पूरा कंट्री है, देश इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में लिखते हैं। 100 लोग हैं किसी देश में, 100 लोग। अब बताओ किसी चीज पर फैसला लेना होगा, सॉरी 1000 लोग, 1000 लोग, तो ये सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे। अगर किसी को फैसला लेना होगा किसी मुद्दे पर तो ये 1000 लोग खुद फैसला ले सकते हैं कि नहीं? कोई ग्रुप ही बना लिया, जैसे होता है ना, ये जो सोसाइटी 50 घर है उनका एक ग्रुप होता है, ऐसे दोस्तों का ग्रुप होता है, गांव में मोहल्ले में ग्रुप होता है, 1000 लोगों का ग्रुप बना लिया। अब किसी को कोई निर्णय लेना है, किसी को जैसे सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी होता है वैसे यहाँ एक प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब उसको कोई निर्णय लेना है, उसने मैसेज किया, इस पर विचार कर रहे हैं, पोल लगा दिया, पोल यस नो। अब 1000 लोगों ने उस पर कर दिया, किसी ने यस किया किसी ने नो किया, जिस पे ज्यादा लोग हैं मान लिया गया। तो जब कम लोग हैं तो वहां प्रत्यक्ष तरीके से जनता से पूछा जा सकता है कि भाई बताओ 370 हटाई जाए या नहीं हटाई जाए। लेकिन जब करोड़ों में जनसंख्या है तो क्या ये संभव है? और वो भी पढ़ी लिखी ना हो ज्यादा, कम लोग पढ़े लिखे हों या कम लोग पढ़े लिखे ना हो, दोनों संभावनाएं। तो अपने यहाँ कौन सी होगी? अपने यहाँ अप्रत्यक्ष होगी, क्योंकि इतनी जनसंख्या है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सरकार पूछती है जनता से कुछ चीजें, आप लोगों से जनता से पूछती है, आपके समक्ष रखती है कोई मुद्दा, हम लोग को पता ही नहीं है कि कहाँ से हम उसको बताएं कि हम क्या चाहते हैं। प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल अगर लिखें तो बस स्विट्जरलैंड है। क्या है? आपको मेंस में लिखना होगा स्विट्जरलैंड में। और अगर मान लो कम जनसंख्या है, स्विट्जरलैंड की ही पहले बात कर लेते हैं, प्रत्यक्ष की ही बात कर लेते हैं। अगर कम जनसंख्या 1000, बढ़िया बढ़िया ग्रुप बना हुआ है। अब किसी ने कुछ कहा, बातचीत खराब हुई, उसने पोल डाल दिया, भाई बताओ प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाया जाए या नहीं, यस नो। कुछ मान लो 57 लोगों ने कह दिया यस, 57% लोगों ने, और 43% लोगों ने कहा नो, तो बहुमत हो गया 57%। तुरंत राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी वहां के होंगे वह हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 5 साल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहो तब अपने राष्ट्राध्यक्ष को या देश के अध्यक्ष को, क्योंकि कई जगह देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, कुछ जगह प्रधानमंत्री होता है, तो आप उसको हटा सकते हो। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है, जब चाहें वह अपने अध्यक्ष को, अपनी सरकार को हटा सकते हैं। इसको कहते हैं रिकॉल। रिकॉल मतलब वापस बुलाना। तो ये किसमें संभव है? प्रत्यक्ष में संभव है। अप्रत्यक्ष में तो संभव है नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। एक है परिप्रेक्षा, एक है पहल, प्रत्यावर्तन और वापस बुलाना। जनमत संग्रह करके, जैसे अभी मैंने पोल कराया, पोल भी क्या है, लोगों का जनमत संग्रह। लोगों से पूछ लो क्या कहते हैं वह, रसगुल्ला लाएं पार्टी में या फिर रसमलाई। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, सरकार चलाते हैं, कानून का निर्माण करते
अप्रत्यक्ष में इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। हम लोग सरकार नहीं चला सकते, हमारी जनसंख्या इतनी है और पढ़ी-लिखी नहीं है बहुत से लोग, तो हमारे यहाँ कौन-सी सरकार चलती है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, यानी हमारे प्रतिनिधि आकर हमारी जगह पर सरकार चलाते हैं। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 तरीके का होता है। कौन-कौन सा? एक होता है संसदीय लोकतंत्र, संसदीय, और एक होता है अध्यक्षीय। इस पे बात हो चुकी है पिछले वीडियो में। लगातार देखते रहोगे तो चीज़ें रिपीट होंगी। अब संसदीय क्या है? जो अपने यहाँ है, अपने यहाँ संसद है। हाँ, अध्यक्षीय कहाँ है? तो अध्यक्षीय है यूएसए में। यूएसए में सीधे राष्ट्रपति को चुना जाता है। हमारे यहाँ हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, ना राष्ट्रपति को चुनते हैं। दोनों अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। हम यहाँ किसको चुनते हैं? सांसद लोगों को चुनते हैं। सांसद जाकर किसको चुनते हैं? पीएम को चुनते हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो वह पीएम और विधायक मिलकर चुनते हैं। यानी हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे वास्तविक हो, चाहे कागजों वाला हो, चाहे सरकार का हेड हो, चाहे राष्ट्र का हेड हो, दोनों अप्रत्यक्ष तरीके से चुनकर आते हैं। और अध्यक्ष में क्या है? राष्ट्रपति को चुना जाता है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। अब देखो, सरकार संसद से चुनकर आई है, सांसद में से ही कुछ लोग सरकार बन गए, कुछ मंत्री, कुछ प्रधानमंत्री। तो वह लोग सांसद यानी संसद के प्रति, संसद को विधायिका बोलते हैं। विधायिका मतलब विधायिका जो विधि बनाती है, जो कानून बनाती है, संसद को भी विधायिका बोलते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट किसके प्रति जवाबदेही होगी? वो विधायिका के प्रति होगी, क्योंकि विधायिका ने ही गवर्नमेंट बनाई है। आप जानते हैं 500 लोग अगर हैं, तो उसमें से अगर 451 जिसके पास हैं, वह सरकार बनाएगा। तो अब सरकार बन गई अगर गवर्नमेंट में, अब गवर्नमेंट में सब थोड़ी आ जाएंगे। मान लो 50 लोग आए, मंत्री बन गए, तो 50 लोगों को बनाया किसने? मैंने 451 लिख दिए, यहाँ पे 251 होगा, ठीक है? 251 लोग जहाँ होंगे वह सरकार बनाएगा। 50 लोग किसके प्रति जवाबदेह होंगे? इन 251 के प्रति। क्यों? क्योंकि इन्हीं 251 ने 50 को चुना। लेकिन हमारे यहाँ थोड़े अच्छे लोग हैं, तो ये 251 के प्रति नहीं, पूरे 500 के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि इन 500 लोगों को जनता ने भेजा है। तो ये 50 लोग जो गवर्नमेंट में हैं, ये 500 लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे, और इनडायरेक्टली देखें तो ये जनता के प्रति जवाबदेह। सरकार लोकसभा के द्वारा चुनी जाती है, तो ये जवाबदेह भी किसके प्रति होंगे? लोकसभा के प्रति होंगे, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो ये ध्यान रखिएगा, संसद भी आए तो ये गलत है। अगर मुख्य रूप से देखें तो लोकसभा सही है, तो सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। समझ गए? नहीं समझ में आया हो तो पीछे जाकर फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। बहुत विस्तार से समझाते हुए, एग्जाम्पल्स के साथ, वर्तमान परिस्थितियों को भी मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं। तो विधायिका के प्रति या लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। वयस्क मताधिकार होगा, अपने यहाँ है यस। सामयिक चुनाव होगा, अपने यहाँ है यस। 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, अगर आपातकाल वगैरह ना लगा हो तो। कानून की सर्वोच्चता होगी, हमने पिछली वीडियोज में बताया, हमारे यहाँ क्या सबसे ऊपर है? संविधान सबसे ऊपर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, अपने यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है कि नहीं? कोर्ट स्वतंत्र है कि नहीं? भेदभाव का अभाव होगा, अपने यहाँ भेदभाव है क्या? नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप में किया गया। अब सोचो, मैंने इतना सब बता दिया, तो आपको क्या लगता है वृहद रूप नहीं हुआ क्या? तो आप ऐसे समझिए कि वृहद रूप से ही है ना, तभी तो मैंने इतना सब बता दिया, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आया कि सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक, तो आप ध्यान रखना यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की बात है, सामाजिक लोकतंत्र की भी बात है, समाज में भी लोकतंत्र है, और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात है।
डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत कुछ कहा है संविधान में। सॉरी, जब आप बुक पढ़ रहे हो कोई भी बुक पॉलिटी की, वहाँ जो भी भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है, वह आप ध्यान से लिखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ मेंस में डायरेक्ट काम आएगा। इंटरव्यू में आप उसको डायरेक्ट कोट कर सकते हो कि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में यह बात बोली थी। अंबेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित हो ही गया था। 25 नवंबर को इन्होंने एक भाषण में कहा, राजनीतिक लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं बन सकता, जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, ये खुद उन्होंने बताया। तो हम पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ। इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पारित नहीं होगा। स्वाधीनता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों मिलकर सामाजिक लोकतंत्र बनाते हैं। ये तीनों हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो तीन शब्द हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। कौन से तीन? स्वाधीनता। अब स्वाधीन, समान मतलब स्वतंत्रता दे दी किसी को, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। समानता नहीं दी, तो क्या ही फायदा स्वतंत्रता का? मतलब सबको स्वतंत्रता दे दी और हमारे पास है 5,000 करोड़ रुपए और एक आदमी उसके पास है 500 रुपए। मैं इस पर अपना सत्ता स्थापित करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि समानता है ही नहीं, स्वतंत्रता है, मेरे पास स्वतंत्रता पूरी है कि जो करो वो करो। सोचो ये मेरे सामने बोल पाएगा क्या? तो स्वाधीनता के साथ साथ समानता भी होगी। अगर हम आपकी इज्जत कर रहे हैं तो आप भी हमारी इज्जत करो। और बंधुता भी जरूरी है। समानता तब आएगी जब लाठी उठाएगी पुलिस, तब नहीं। जब आपस में सब भाई बहन की तरह रहेंगे, जब सब अपने को अपना नहीं, अपने पड़ोसियों को भी अपना मानेंगे। तो स्वाधीनता, समानता साथ में तो है ही, लेकिन इसको क्या लाठी डंडे से कराओगे? नहीं, तो बंधुता भी आवश्यक है। सब भाई समान है, भाई बंधु रहेंगे तो समानता अपने आप आएगी। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य पद देने एक प्रस्थापित, वही मतलब इन तीनों का एक साथ होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1997 में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां जो कहा है रट लीजिएगा, मेंस में इंटरव्यू में काम आएगा। आप लोग यही सब याद नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, फिर कहते हो रिजल्ट नहीं आया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत केस पढ़ने पड़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, एक है स्लाइड जिसमें केस बताएंगे कितने सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में किस क्या कहा। मिनर्वा मिल्स, मनिका गांधी केस, और वर्तमान में भी कई केस ऐसे आए हैं जो आपको पढ़ने हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। जब न्याय की बात कर रहे थे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय था, इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र है। समाप्त होता है ये टॉपिक। अब हम चलते हैं गणतंत्र पर। एक लाइन का है, एक लाइन समझ लो। चाहे गणतंत्र हो चाहे गणराज्य, जो राज्य का प्रमुख है वह जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा, ना कि वंशागत। एक लाइन समझ लो बस। जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, बल्कि उनका चुनाव होगा। चुनाव दो तरीके से हो सकता है, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। फिर वही, अपने यहाँ इतनी जनसंख्या है, प्रत्यक्ष होना संभव है, लेकिन क्या ही जरूरी है? प्रधानमंत्री का तो प्रत्यक्ष होता ही है, तो यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव करा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन वोट देता है, क्या है, सब हम आगे आने वाले राष्ट्रपति टॉपिक पर 2.5 घंटे की बढ़िया सी बहस करेंगे, बढ़िया से विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बस इतना याद रखो, गणतंत्र का मतलब क्या है? जो राज्य का प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति अपने यहाँ है, उनका चुनाव होता है दो तरीके से, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। तो अपने यहाँ अप्रत्यक्ष तरीके से भारत में चुनाव होता है। ब्रिटेन में क्या गणराज्य है?
नहीं है, क्योंकि वहाँ राजा का लड़का ही राजा बनता है। जो अपने यहाँ राष्ट्रपति का काम है, वहाँ राजा वह काम करता है जो सिग्नेचर करना होता है। विक्टोरिया थी पहले, एलिजाबेथ थी, क्राउन आपको हमने पढ़ाया था, क्राउन की प्रतिष्ठा आ गई थी, तो ये सब। तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, एक गणतंत्र होता है, दूसरा होता है राजशाही, जहाँ राजा है, जहाँ ब्रिटेन में कह सकते हैं राजशाही है, लेकिन लोकतंत्र वहाँ भी है। लोकतंत्र है जहाँ पर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जो सरकार चलाते हैं, वह कैसे चुनकर आते हैं। और गणराज्य मतलब गणतंत्र मतलब जो हेड है राष्ट्र का, राज्य का, वह कैसा है। ठीक है, ब्रिटेन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, वहाँ राजशाही है। अमेरिका में देखें तो गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। अमेरिका में भी ऐसी चीजें हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राजा का लड़का राजा नहीं बनता है, वरना जूनियर ट्रम्प अगले राष्ट्रपति होते हैं अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो अमेरिका में भी चुनाव होता है, अपने हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, लोकसभा का भी। ठीक है, गणतंत्र के अर्थ में दो बातें शामिल हैं। पहली, यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। हम लोग जिसको चुनने कर भेजे, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थित, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। तभी एक महिला, एक बहुत ऐसे गांव से आया हुआ व्यक्ति, और सब हमारे यहाँ राष्ट्रपति बन सकते हैं। किसी को नहीं पता अगला राष्ट्रपति कौन होगा। समझ रहे हैं आप, ये खूबसूरती है हमारे भारत की। किसी भी जगह से, किसी भी राज्य से, किसी भी गांव से, कहीं महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया था तो वह अब्दुल कलाम आजाद साहब को बनाया था। अब चलते हैं आगे। न्याय, तो ये तो पढ़ के आए थे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूप से है, इनकी सुरक्षा करना, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सिंपल समझो, न्याय यहाँ पर तो लिखा है, लेकिन विस्तार से कहाँ मिलेगा, तो विस्तार से संविधान के अंतर मिलेगा। कुछ मौलिक अधिकार की जगह पर मिलेगा, कुछ डीपीएसपी की जगह पर मिलेगा, कुछ अन्य जगहों पर मिलेगा। तो विस्तार से अंदर भी चीजें मिलती हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ है, जो यहाँ पे सामाजिक लिखा है, समाज, समाज मतलब जाति, रंग, धर्म, लिंग, इस पर भेदभाव ना करो। ठीक है, समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। कोई राजा महाराजा नहीं लगाएगा कि फलाने महाराजा हैं, फलाने राजा हैं। प्यार में आदमी कहता है वो अलग बात है, प्यार में कुछ नेताओं को राजा कहा जाता है, प्यार में आपकी मम्मी भी आपको राजा बेटा कह देती है। वह नहीं बात हो रही। सरकार ना कहे कि फलाने राजा हैं, सरकार ने किसी को कहा फलाने व्यक्ति इस क्षेत्र के राजा हैं, नहीं कहा ना। तो सामाजिक का मतलब है कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, महिलाओं के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? आर्थिक न्याय है दूसरा। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप आनुपातिक न्याय है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के तौर पर और अर्थ, रुपए के तौर पर, दोनों के तौर पर अभी बहुत नीचे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर अनुपाती न्याय बोलते हैं। क्वेश्चन बन सकता है अगर दिया हुआ है तो। ठीक है, कुछ लोग अर्थ में तो नहीं है, समाज में बहुत ऊपर है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो, कई बार कहा भी जाता है कि एक ऐसी महिला जो, जिसका रंग जो है वह काला हो और किसी गांव में बहुत पिछड़ी जाति में या बहुत पिछड़े गांव में रह रही हो, तो उसकी दशा सोचो, तो उससे तो सब लोग ऊपर ही हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री आई है, मैंने उसको बोला था आप लोगों को देखने को। इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर है, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो। इसको जब भी आपको लगे ना कि आपके पास एक वक़्त का भोजन नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। जब आपको लगे कि यार पढ़ाई नहीं में मन नहीं लग रहा, तो आप इसको देख लीजिएगा। मोटिवेशन यहीं से आता है, मोटिवेशन के लिए अलग से रील नहीं देखनी है। ठीक है? तो और राजनीतिक न्याय तीसरा, राजनीतिक न्याय का मतलब है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो।
आप अगर 18 वर्ष के ऊपर हो गए हैं और आपका वोटर आईडी में नाम है, तो आप चुनाव में वोट डाल सकते हो। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, किसी भी जगह का व्यक्ति हो, जगह मतलब भारत के अंदर ही, अगर वो 18 साल से ऊपर है, उस लिस्ट में उसका नाम है, तो आप वोट डाल सकता है। ये तो सबको पता था। दूसरा सुनो, राजनीतिक समानता का मतलब ये भी है, अगर आप 21 वर्ष से ऊपर हैं, वोटर आईडी में नाम वो तो है ही, ठीक है, उसको मैं बार-बार नहीं बोलूँगा। 21 वर्ष से ऊपर हैं, तो आप प्रधान बन सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है, भारत में कितनी उम्र में चुनाव लड़ा जा सकता है? अगर कुछ ना देखे इसके लिए, तो 21 वर्ष की उम्र के बाद आप चुनाव लड़ना शुरू कर देते हो। तो 18 वर्ष में वोट दे सकते हो, 21 वर्ष में चुनाव लड़ना शुरू कर सकते हो। अलग-अलग की क्राइटेरिया है। प्रधान नगरपालिका के लिए, स्थानीय चुनाव के लिए 21 वर्ष, जो विधायक हैं या जो लोकसभा के सांसद हैं, उनके लिए 25 वर्ष, जो राज्यसभा के सांसद या विधान परिषद के सदस्य हैं वह 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो कितना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रधानमंत्री सांसद लोग बनते हैं। सांसद या तो 30 वर्ष का व्यक्ति बनेगा या 25 वर्ष का। तो मिनिमम क्या एज है? 25 वर्ष। यानी कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष का है, उसकी मतदाता सूची में नाम है और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो राजनीतिक समानता का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, चुनाव लड़ना भी है। 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है कहीं से। ठीक है? राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश कर सकते हो आप, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अगर बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। आप पढ़ोगे 9th-10th की एनसीईआरटी में हिस्ट्री की, वहां से हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को लिया है। अब हमें स्वतंत्रता किस किस चीज की मिली हुई है? पहले तो विचार, आप कुछ भी सोच सकते हो। आप सोचते ही रहते हो पूरे दिन। कोई सरकार आती है टैक्स लेने, कि आप इतना सोच रहे हो टैक्स दे दो। हमारे जैसे लोग तो रात को सो जाते हैं, फिर भी सोचते रहते हैं। जब उठते हैं तो लगता है कितना सोच डाले, सर भारी भारी लग रहा है। तो विचार, कुछ भी विचार कर सकते हो। विचार पे पाबंदी थोड़ी है। अभिव्यक्ति, कुछ भी बोल सकते हो क्या? नहीं, कुछ भी बोल नहीं सकते आप। आप वही बोल सकते हो जो संविधान के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग देश हित में है। देश को तोड़ने, देश को नीचा दिखाने, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या ऐसी कोई बात आप बोल नहीं सकते। समझ में आया? लेकिन अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? आप अगर इन सब चीज़ों को निकाल दो, तो कुछ भी बोल सकते हो। आप दिन भर बोलते रहते हो, जो बोलते हो, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप अगर चलाते होगे तो वहाँ पोस्ट करते होगे, कुछ कमेंट लिखते हो, ये सब आपकी अभिव्यक्ति में शामिल है। जो आप इशारे करते हो किसी को कि वहाँ रखा है उठा लो, पेन कहाँ है? वहाँ है, इशारे में बता दिया, तो वह भी आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप अभिव्यक्ति कई तरीके से कर सकते हो, बोल कर सकते हो, लिख कर सकते हो, डायग्राम बनाकर से कर सकते हो, कोई चित्र बनाकर कर सकते हो, आर्ट बनाकर कर सकते हो, इशारे से कर सकते हो। तो आप अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। बस जो वही मैंने बताया ना, संविधान में हर व्यक्ति के लिए लिमिटेशंस अवश्य हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत की बर्बादी का नारा लगाने लगो, ये नहीं है अभिव्यक्ति के अंतर्गत। विश्वास, आप किसी भी चीज़ पे विश्वास कर सकते हो, करते ही होगे। आपको विश्वास है कि वो छोड़ के नहीं जाएगा, फिर आपकी नौकरी नहीं लगेगी, वो छोड़ के चला जाएगा। कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता है, बाकी अधिकतर मामलों में होता है। तो विश्वास भी ध्यान से करना चाहिए, किस पर हम विश्वास कर रहे हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आप विश्वास करो ना उस पे कि सर ठीक-ठाक करा रहे हैं, ठीक है? तो विश्वास भी आप कर सकते हो। आप स्वतंत्र हैं किसी पर भी विश्वास करने के लिए। धर्म, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मज़े की बात इसमें क्या है? मज़े की बात ये है, आप किसी भी धर्म को ना मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। यानी कि आप नास्तिक हैं, तब भी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा।
आपने कहा मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, तो वह भी आपकी स्वतंत्रता है। आप कह रहे हो मैं चुप रहूँगा, मैं जीवन भर कुछ नहीं बोलूँगा, मौन रहूँगा, कोई पोस्ट कमेंट कोई कुछ नहीं, तो वह भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। आप कुछ ना कहने के लिए भी स्वतंत्र हो, आप किसी पर ना विश्वास करने के लिए भी स्वतंत्र हो, आप कुछ ना विचार करने के लिए भी स्वतंत्र हो, ये नई बात है ना वाली। समझ में आया? आप किसी की उपासना कर सकते हो, पूजा-पाठ कर सकते हो। इन सब की आज़ादी है और इन सब की ना करने की भी आज़ादी है। हम नहीं जाते किसी मंदिर, मस्जिद या किसी गुरुद्वारा, चर्च वगैरह में, स्वतंत्र हैं आप। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक-टोक की अनुपस्थित व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। अब ये आप भाषण सुनकर, भाषण बोलकर अपने को बढ़ा रहे हैं। आप पढ़ाई करके, आप विश्वास करके मुझ पे अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो व्यक्ति को अवसर दो उसके विकास करने का, डेवलप करने का। हालाँकि यहाँ पर जब कोरोना आया था तो सबको घर में बंद कर दिया था। आपकी अभिव्यक्ति पर हमेशा लिमिटेशन रहती है कि आप देश विरोधी भाषा या कुछ ना बोलो, धर्म के खिलाफ किसी के या ये सब ना बोलो। तो हमेशा लिमिटेशंस रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। सरकार आपको लिमिट कर सकती है कि भाई अभी मत बाहर निकलो क्योंकि अभी समस्या है। आपातकाल में चीज़ें बहुत रोकी जा सकती हैं, लेकिन तर्कसंगत तरीके से, ऐसे ही नहीं कि सरकार ने कुछ भी कह दिया। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के ज़रिए ये मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 आप पढ़ोगे। धर्म उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। हनन के मामले में आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। आप न्यायालय जा सकते हो और न्यायालय लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप स्वतंत्रता के हनन पर आप न्यायालय जा सकते हो। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, जो मैंने बोला। लिमिटेशंस हमेशा हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी नहीं कर सकते। आप उतना ही बोल सकते हो जितना किसी और की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। आप उतना ही बोल सकते हो जो देश के खिलाफ ना हो, धर्म के खिलाफ ना हो, जाति के खिलाफ ना हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ ना हो। जो मानहानि का केस है, वह इसी का तो नतीजा है। आदमी सोचता है स्वतंत्र है, किसी को भी कुछ कह देता है, फिर वो कहता है झूठ बोले हो, 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। समझ रहे हो ना आप? तो वह भी इसी के अंतर्गत आता है कि आप कुछ भी बोल दिए, फिर मानहानि हो गई। क्यों? उसकी भी तो स्वतंत्रता है। आपने उसके निजी जीवन में गलत बयान क्यों दिया? उसका निजी जीवन प्रभावित हुआ, उसकी इज़्ज़त खराब हुई। किसी को भी हम कुछ भी उठा के बना देते हैं, ट्रोलिंग जो होती है। लोगों को ये नहीं पता, ये जो ट्रोलिंग करते हो ना, किसी दिन फँस गए अगर कानूनी पेच में, तो क्या होगा तुम्हारा? तुम तो समझ भी नहीं पाओगे कि मानहानि क्या होती है। तुमसे 1 करोड़ भी माँग लिए, तुम कहोगे नहीं, नहीं हम तो शेयर ऐसे ही कर दिए थे, पता ही नहीं चला था। तो हमेशा ये ध्यान रखो, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है। किसी को गाली दे देते हो, किसी को हम लोग नहीं चक्कर में पड़ते, किसी का मूड खराब हो गया कि आओ बेटा 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करते हैं। तो कभी भी कुछ भी बोलो, ये समझ के बोलो कि वो सत्य है या नहीं, ठीक है? सही है या नहीं? कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। जो आप शेयर करते हो वो भी आपकी अभिव्यक्ति में आता है, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है? स्वतंत्रता आवश्यक है लेकिन लिमिटेशन भी आवश्यक है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही करें, लिमिटेशंस हैं। संक्षेप में कहें तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्तों के साथ हैं, शर्त रहित नहीं है। शर्त हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये तीनों फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस 1789 आप 9th की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे हिस्ट्री का। 1789 वहाँ से हमने स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व लिया है। कल वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया था कि कौन से देश से हमने क्या लिया है। अब आएगा समानता, तो अवसर की समानता। हम आईएएस बन सकते हैं, तो फलाना व्यक्ति भी आईएएस बन सकता है। उसकी जो क्राइटेरिया अगर वह पूरी कर रहा है तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस जाति के हो,
आप नहीं बन सकते, या आप इस धर्म के हो नहीं बन सकते, या आप स्त्री हो ये इसलिए नहीं बन सकते, या फला नागालैंड के हो आप नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। समानता का मतलब अवसर की समानता। हमें 6 अटेम्प्ट मिलेंगे तो किसी को 9 अटेम्प्ट मिलेंगे, तो यहाँ पे समानता कहाँ हुई? यहाँ समानता नहीं है ना। किसी जनरल को 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, किसी और को 9 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, किसी को 32 साल तक नौकरी मिल सकती है, किसी को 40 साल तक मिल सकती है। कहाँ है यहाँ पर अवसर की समानता? अलग-अलग है। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था, वो रेस वाला कोई यहाँ खड़ा है, तो वो सब आपने पढ़ा होगा। भेदभाव रहित समाज, सबके साथ समान व्यवहार करो। कोई आया है उसको अगर कुर्सी दी आपने, तो कोई और आया उसे भी कुर्सी दो। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता ही है। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यहाँ पर भी आ जाएगा राजा महाराजा, वो नहीं लगा सकते आप। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। अब कुछ लोग डॉक्टर लगाते हैं नाम के आगे, तो उन्होंने मेहनत से कमाया है, ठीक है। तो परीक्षा और जो जनरल कर्नल ये लोग हैं, उनको छोड़ दिया गया है, बाकी नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। 3 प्रकार की समानता की बात है, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक। यहाँ पे सामाजिक नहीं है, नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक। नागरिक समानता की बात करेगा तो विधि के समक्ष समता। वैसे हम यहाँ पर समानता को इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मौलिक अधिकार में हम फिर से पढ़ेंगे समानता को, ठीक है, 14 से 18 तक, तो फिर वहां विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। राजनीतिक समानता का मतलब भाई सब वोट डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, हम भी डाल सकते हैं, सबका मत का मतलब एक ही वोट होगा। और आर्थिक का मतलब है वेतन समान मिलेगा। आप कोई डॉक्टर बन गया सेम समय में, तो वो किसी भी जात धर्म का हो सेम वेतन मिलेगा। बंधुत्व का मतलब क्या है? भ्रातृत्व, भाईचारा, एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। यहाँ ध्यान रखना, नागरिकता, इसीलिए भारत में एकल नागरिकता है। पूरे भारत के नागरिक हो आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हो। सभी किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। इससे वो पूरे भारत एक भाई की तरह लगे, पूरे भारत। हम कहीं भी जाएं हमारा भारत है। मौलिक कर्तव्य में भी बंधुत्व की बात है, 51 का में हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना कहती है बंधुत्व में 2 बातों का सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता अखंडता। व्यक्ति का भी सम्मान हो, क्योंकि भाई मानोगे तो थोड़ी तुम बुराई करोगे ना, थोड़ी ना उसका पूरा सोचोगे। दूसरा, अखंडता भी हो, देश को भी बचा के रखे। हालांकि अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अखंडता शब्द, बाकी सब पहले से था। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा कब जोड़ा गया, महत्वपूर्ण है। धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर विविधता है, लेकिन नागरिकता एक ही है। क्षेत्रीयता पर विवाद हो सकता है, नागरिकता पर, भारतीयता पर, राष्ट्र के बारे में विवाद नहीं हो सकता। बाकी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए आप जानते हैं राज्यों को तोड़ा जा सकता है, राष्ट्र को तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने आलोचनाएं भी की हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे। आलोचना आवश्यक है, लोकतंत्र का मतलब ही है आलोचनाएं। कुछ विद्वानों ने कहा यह घोषणा पत्र पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव लिखा है, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये यही तो लिखा है। हम इतने प्रकार का न्याय देंगे, इतने प्रकार की स्वतंत्रता देंगे, इतने प्रकार की समानता देंगे, बंधुत्व की बात करेंगे। तो लोगों ने कहा ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, ये ऐसा नहीं हो सकता। इतने बड़े देश में इतनी विविधता है। तुरंत पाकिस्तान अलग हुआ था, इतना खून खराबा हुआ था। लोगों ने कहा भाई ये सब आपका वो बन गए हो ना, देश आजाद हुआ है ना, तो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो लोगों को, जिससे वो आपकी सरकार को चलने दें। आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन आज तक चल रहा है। भारत जैसी विविधता वाला देश आज भी लोकतंत्र जिंदा है, बड़ी बात है। कोशिश लोग खूब कर रहे हैं कि भारत को तोड़ा जाए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, कोशिश खूब कर रहे हैं। विदेशी भी लोग कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भारत के अंदर के भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ा जाए भारत को। लेकिन भारत के लोग इतने समझदार तो हैं कि वह समझ सकते हैं कि कौन क्या क्यों कह रहा है। यह कानूनी अधिकार नहीं देती, केवल दिशा दिखाती है। प्रस्तावना हम लोगों ने देखा, प्रस्तावना के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हो, वैसे प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकते। तो कोई
न्यायिक वही नहीं है तो फायदे क्या? कुछ लोगों ने ये भी कहा। हालाँकि इन सब का जवाब हमारे नेताओं ने संविधान सभा में दिया था। जब आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ बहुत कुछ आपको मिलेगा विस्तार से। कुछ शब्द जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष विवादास्पद है क्योंकि ये उस समय जोड़े गए जब कहीं न कहीं लोकतंत्र खतरे में था। जब सच में खतरे में था, जब तानाशाही की तरफ चीज़ें थी, जब आपातकाल लगा दिया गया था, तब के समय में ये सब जोड़ दिया गया इसीलिए इस पर हमेशा विवाद रहता है कि भाई समय ठीक नहीं था। संविधान सभा में बहस हुई, ये क्वेश्चन सीधे-सीधे आ सकता है, मेंस में आपको लिखना भी है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, हम कैसा भारत चाहते हैं, ये है प्रस्तावना में। तो ये किसने कहा? अय्यर साहब ने कहा। तारक मेहता वाले अय्यर नहीं, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। के एम मुंशी साहब ने कहा, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी कितने अच्छे विजन थे इन लोगों के कि देखो हम भविष्य की तरफ उन्मुख। पंडित ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, या एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो सम्मानित भाग कहा, आत्मा कहा, कुंजी कहा, आभूषण कहा। अब इसको पढ़कर आप मूल्यांकन कर सकते हो कि संविधान कैसा है, जो मैं उतनी देर से आपको बता रहा हूँ। अर्नेस्ट बर्कर थे, उन्होंने भी कुंजी नोट कहा है। अब यूपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो यूपीएससी में बार-बार आते हैं और एक और फैक्ट है वह भी बताना है। स्रोत क्या है? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। आधार क्या है? 1946 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संशोधन भी हो चुका है एक बार। तो संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। क्यों? मैंने बता ही दिया शायद। हाँ, बता दिया। ये नए शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती, बेरूवाड़ी दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये 1960 में हुआ, 1973 में हुआ। सोते हो तब भी बता रहे हैं। संविधान का भाग है लेकिन गैर न्यायिक है। न्यायालय नहीं जा सकते आप इसके लिए। अपनाने की तिथि है 1949 और लागू होने की तिथि 1950। एक चीज़ और रह गई है, बाकी ये काम आपका है, वो कर लीजिएगा। एक क्या चीज़ रह गई? तो प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। तो प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताएँ, इस शब्द को ध्यान रखना। मूल विशेषताएँ जो हैं, उनको आप बदल नहीं सकते, बाकी आप संशोधन कर सकते हो। ये मूल विशेषताएँ क्या हैं? ये न्यायालय समय-समय पर बताता रहा है और बताता रहेगा। इसके साथ ही कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद, जय भारत।